बढ़ रही है। आप देखिए, जातिगत भाव बढ़ रहा है, ईटीसी। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि आप देखिएगा कि जैसे जैसे समाज के अंतर्गत जब आर्थिक और तकनीकी मूल्यों का विकास हो रहा है, तो समाज में हमने क्या देखा था? एक वर्ग जो है वह वर्ग सक्षम होता जा रहा है और एक वर्ग क्या होता जा रहा है? असक्षम होता जा रहा है। इस सक्षमता और असक्षमता के बीच की जो खाई है, इस खाई के अंतर्गत समाज के अंतर्गत दो स्तर विकसित होते जा रहे हैं। एक सक्षम स्तर, दूसरा असक्षम स्तर। एक संतुष्ट स्तर, दूसरा असंतुष्ट स्तर। और जब असंतोष बढ़ेगा तो समाज के अंतर्गत नक्सलवाद जैसी संकल्पना और भड़केगी। समाज के अंतर्गत एक जाति सक्षम हो रहा है, दूसरा जाति असक्षम हो रहा है, इससे जातिवाद की संकल्पना समाज के अंतर्गत असंतोष पैदा करेगी और एक जाति दूसरे जाति के प्रति वैमनस्यता रखेगी और इस वैमनस्यता का दंश सामाजिक असुरक्षा के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगा। ये विडंबना है हमारे सामने कि 2020 में हमने कोरोना से भी अधिक घातक जिस वायरस का सामना किया वो था सांप्रदायिकता, जो दिल्ली में घटना घटित हुई। ये कलंक है हमारे इस 21वीं शताब्दी पर कि हम इस 21वीं शताब्दी में जब हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, आज हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम बम फोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में विपदा है। तो इसका मतलब है ये आंतरिक सुरक्षा पर समस्या है। साइबर क्राइम, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे अकाउंट, हमारे मोबाइल, हमारे डेटा सब के सब असुरक्षित प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका मतलब किसी वक्त भी किसी के अकाउंट से कितना भी रुपया चंपत हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सब एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। उसके बाद इसी तरह से क्या हो रहा है, जैव विविधता के साथ साथ देखिएगा और क्या समस्या आ रही, और समस्या आ रही है कि अपने काट दिए और पहाड़ काटकर आपने होटल बना दिया। होटल बना दिया तो उससे आपको उत्तराखंड में, मनाली में, कुल्लू में आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन आपने पहाड़ काटते वक्त यह नहीं सोचा था कि जब डायनामाइट से पहाड़ को उड़ा रहे थे तो पहाड़ की जो मजबूती है वो क्या हो गई, हिल गई। एक 5 रिएक्टर का भी भूकंप जो है वो बहुत बड़ी त्रासदी पैदा कर सकता है। इतना अधिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाया इस कोरोना काल में। यह प्रदर्शित कर दिया कि प्रकृति कुछ मांगती है आपसे। और प्रकृति क्या मांगती है? हमें विराम दो, दोहन मत करो। जैसे ही अभी दिल्ली में फिर से जो प्रदूषण का इंडेक्स है वो सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कहा जाता है 2 महीने की लॉकडाउन में दिल्ली का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि स्विट्जरलैंड से भी क्या थी, शुद्ध हवा बह रही थी। कह रही है चीख चीख कर, क्या कह रही है? हमें विराम दो। हम तो शुरू से तुम्हारे पालन पोषण के लिए अग्रसर थे। हम शुरू से तुम्हें एक मां की तरह पोषना चाह रहे हैं। लेकिन मां को तुम अगर वृद्ध कर दोगे, जर्जर कर दोगे, तो मां मृत होने लग जाएगी। और तुम आज संभल गए तो मां में फिर से वही नवीनता, वही जोश, वही उमंग, वही यौवन फिर से विकसित हो गया। तो ये चीज चीख चीख कर कह रहा है। तो आज आपदा की भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस प्रकार से देखिएगा, पेपर 3 की हेडिंग लिखी हुई है आर्थिक और तकनीकी वृद्धि, फिर लिखा हुआ है जैव विविधता, फिर लिखा है पर्यावरण, फिर लिखा है आंतरिक सुरक्षा और फिर लिखा हुआ है आपदा। आपने एक बात गौर किया? आप जानकर अभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपसे अक्सर पूछा जाता है और पेपर 4 में पूछा जाएगा कि एक सिविल सेवक के रूप में तुम्हारे समक्ष कितनी चुनौतियां हैं। करने आलतू फालतू बातें बताते हैं। जब तक आप टू दी पॉइंट बात नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए, हम पेपर 3 का सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 4 के प्रश्नों का समाधान ढूंढकर हम आपको दे रहे हैं। आपसे पूछे एक सिविल सेवक के रूप में तुम्हारे समक्ष भविष्य में क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का समाधान कैसे करोगे? तो चुनौतियां क्या हैं? सर, सबसे पहली चुनौती है कि सर हमने वृद्धि तो प्राप्त कर लिया है, हमने विकास प्राप्त नहीं किया। सर, हमारा पर्यावरण क्षति हुआ है इन 20 से 25 सालों में। एक सिविल सेवक के रूप में मेरा दायित्व है कि हम पर्यावरण को अपने स्तर से सुधारने का प्रयास करें। जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है तो यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी जंगल या किसी ऐसे जैव विविधता से धनी क्षेत्र में यदि मेरा अगर पोस्टिंग होता है तो वहां की विविधता को बचाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे उत्तर देंगे तब तो आपको मार्क्स मिलेगा। बस के डिस्कशन से आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब क्या बात करेंगे? सर,
जिस तरह से हमने 90 के दशक के बाद से आर्थिक वृद्धि की है, जिस तरह से विकास किया है, ये तो बड़ी सराहनीय बात है कि हमारा प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ा है, हमारे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी। लेकिन सर, जिस तरह से समाज में दूरियां बढ़ रही है, वो सामाजिक भेदभाव और असंतोष को पैदा कर रहा है। और यह असंतोष भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में एकता को स्थापित करने में बहुत बड़ी बाधा है। इस असंतोष को सिविल सेवकों को ही पाटना पड़ेगा। सिविल सेवक यदि कार्यक्रमों का सही प्रकार से क्रियान्वयन करें और वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो समाज में असंतोष का वातावरण कम होगा और इस संतोष की स्थिति से समाज फिर उसी एकत्व को प्राप्त कर पाएगा, जिस एकत्व की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। यही सब तो पेपर 4 में पढ़ना है पेपर 4 में। लेकिन जब हम उत्तर देते हैं, इजूल फिजूल की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में हम सबके उत्तर में एक बड़ा ही विद्रूप स्वरूप, एक डिस्ट्रक्टिव को मिल जाता है। हम अपने उत्तर को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो कुछ भी बोलें उसे एक औपचारिक शब्दों में, अनुशासित शब्दों में, उन शब्दों में रखें जिन शब्दों में आपसे अपेक्षा की जा रही। लेकिन आप क्या करेंगे? ना आपके पास शब्द हैं, ना आपके पास संकल्पना है, शब्दों का समायोजन है, ना प्रस्तुतिकरण है। नंबर कहां से मिलेगा? हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हिंदी के नाम पर अपनी माँ को जिस तरह से घर की मुर्गी दाल बराबर कर दिया है, मतलब ही नहीं रखते। कभी आपने अपने घर में अपनी माँ से पूछा है, तुम थक गई होगी, बैठो मैं काम कर देता हूँ, रख दिए, मम्मी साफ कर रही। कभी ऐसा हुआ कि आप तो यहाँ अभी अपना खाना बना लेते हैं, कभी ऐसा है घर जाते हैं कहते हैं मम्मी तू बैठ मैं खाना बनाते हूँ। लेकिन आप देखिए ना, माँ क्या है, जब आप घर पहुंच जाते हैं तरह तरह के पकवान बना कर बेचारी खिला रही। आप देखिए ना, आप यहाँ आ जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमते रहते हैं। कभी हुआ कि आपकी मम्मी भी अकेली होगी जिसने कि आपको 9 महीने गर्भ में रख करके 20 साल 21 साल पाल पोस कर बड़ा किया? हम नहीं मतलब रखते हैं, हम बिल्कुल ही माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारी हिंदी भी वैसे ही हो गई। हमने हिंदी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मेरे पास शब्द हैं, न शब्द विन्यास है, न शब्दों की प्रभावशीलता है, न वाक्यों की प्रभावशीलता है। मार्क्स कहां से मिलेगा आपको? लिखना नहीं आता, आप महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है किसी को आता हो, बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हम हिंदी भी सही तरीके से नहीं जानते हैं। एक बात बताइए, जिस सिविल सर्वेंट की भाषा पे ना पकड़ हो उसको सफलता क्यों मिलनी चाहिए? लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले, अच्छा लैंग्वेज होता है। अब उससे भी बड़ी बात क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले एक शब्द इंग्लिश में प्रयोग करेंगे, हिंदी मीडियम वाले को 3 शब्द में प्रयोग करना पड़ेगा, अगर आपका लैंग्वेज मजबूत नहीं। और यदि लैंग्वेज मजबूत है तो आपके पास भी उसके एक शब्द के बराबर एक शब्द होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जब 1 लाइन लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले कितने लाइन लिखते हैं? 2। भाषा पे पकड़ नहीं है। कंटेंट क्या कर देते हैं, एकदम प्रचुर मात्रा में कंटेंट सामग्री रख देते हैं अपने उत्तर में, और आपकी सामग्री आधा हो जाती है। वो 150 में जो लिखता है वो आपके 200 शब्द के बराबर रहेगा। तो आप जब 150 में लिखते हो और इसके 150 में लिखते हो तो उसका तो उत्तर पूर्ण हो जाता है, लेकिन आपके उत्तर में क्या होता है, वो अधूरा रह जाता है। मार्क्स इसीलिए कम मिलता है। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होगा। अपने चाव से, जिस तरह से हमने अपनी माँ की उपेक्षा कर दी है, उसकी भावनाओं को समझना छोड़ दिया है, उसी प्रकार से हम हिंदी को छोड़ चुके हैं। तो आपको लगता होगा हमको हिंदी आती है। जी नहीं जनाब। व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसकी हिंदी अलग है, इतिहास पढ़ेंगे उसकी भाषा अलग है, पॉलिटी पढ़ेंगे उसकी भाषा अलग है, पेंटेनिकोलॉजी पढ़ेंगे उसकी भाषा अलग है। तपस्या है जनाब, उस तपस्या में जिएंगे तब तो आपको समझ में आएगा। खूब सारे फैक्ट याद कर लीजिए, प्रस्तुतिकरण ही नहीं आता है। खूब बढ़िया खाना बना लीजिए और आपको व्यंजन परोसना नहीं आता है, तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब है कि ये चीजें हमें रखना है। कोई हमसे पूछे और क्या समस्या है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, आपदा प्रबंधन है, ये सब क्या है? ये सब के सब दरअसल क्या है, सामाजिक चुनौतियां हैं। तो इसका मतलब पेपर 3 ने क्या बतलाया? पेपर 3 ने बताया कि संसाधन है। पेपर 3 ने बताया हमारे पास संसाधन है, लेकिन संसाधन के साथ साथ क्या है,
चुनौतियां हैं, संसाधन भी है और चुनौतियां भी हैं। तो एक प्रश्न उठ जाता है, समाधान कौन करेगा? एक प्रश्न उठ जाता है, समाधान कौन करेगा? लगता है हम सबके दिमाग में क्या एक बात बनी हुई है, हम सबके दिमाग में एक बात बनी हुई है, ये बनी हुई है कि यदि हमारे पास, भारत सरकार के पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना, तो भारत सरकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी नहीं, हमारे पास ढेर सारे संसाधन भी आ जाएं, लेकिन साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? साथ ही साथ यदि उन संसाधनों का प्रयोग करने वाला, यदि व्यक्ति, समाज के लोग यदि ईमानदार नहीं रहेंगे, तो सारे संसाधन बेकार है। मतलब है कि कुल मिलाकर यदि हम समझें तो इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? दो लोग करेंगे। आपकी कक्षा के अनुसार इन समस्याओं का समाधान दो लोग करेंगे। कौन कौन करेंगे? एक करेगा भारत का नागरिक, और दूसरा करेगा भारत का भावी, या ऐसा इसको लिख दें, 3 पॉइंट बना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा करेगा, क्योंकि भारत का नागरिक है ही तो ठीक है, चलिए 2 ही पॉइंट बनाइए। दूसरा करेगा भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सिविल सेवक। वैसे तो सबका दायित्व है, समस्या का समाधान कौन करेगा? 2 स्तर से होगा, एक करेगा भारत का नागरिक और भारत का सिविल सेवक। तो इस दोनों के बीच की कड़ी में यहां पर खड़े हैं आप, नहीं, यहां पर खड़े हैं आप, और इस आपके सामने खड़ी है कौन? यूपीएससी। कहीं हम तभी तुम्हें यहां आने देंगे जब तुम क्या करोगे? एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे नागरिक और एक सक्षम सिविल सेवक के रूप में तुम अपनी पहचान सुनिश्चित करोगे, और तभी तुम्हें क्या करेंगे? हम एक सिस्टम में एक आईएएस के रूप में हम लाने देंगे। इसका मतलब है कि ये यूपीएससी क्या कर रही है? ये यूपीएससी एक नागरिक के रूप में, एक भावी सिविल सेवक के रूप में आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण कर रही है, व्यक्तित्व का परीक्षण कर रही है। और इसी व्यक्तित्व के परीक्षण को हम कहां देखते हैं? इसी व्यक्तित्व के परीक्षण को कहां पढ़ा जाता है? जीएस 4th में। इसका मतलब है कि जीएस पेपर 4 क्या तलाश कर रहा है? जीएस पेपर 4 तलाश कर रहा है ज्ञान या व्यक्तित्व? व्यक्तित्व तलाश कर रहा है। और यही जीएस पेपर 4 में ये जो है कि मैंने कहा चुनौतियां, ये चुनौतियां ही तो आइडिया ऑफ इंडिया की स्थापना में बाधा है। ये चुनौतियां ही तो आइडिया ऑफ इंडिया की स्थापना में बाधा है। तो आइए एक बार हम सिलेबस को फिर से डिस्कस करके एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने एक भाव रख दें, और इसको हम क्या करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या समझा? अगर आप हमारे साथ साथ चर्चा कर लें तो चीजें आसान हो जाएगी। तो हमने क्या समझा कि हमारा सिलेबस का जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष किस रूप में निकलता है? यह आइडिया ऑफ इंडिया है, और आइडिया ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को 4 भागों में बांट सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया, decision making process of idea of India, resources for idea of India, and fourth में हम who will implement the idea of India। GS फर्स्ट पेपर हमें बतलाता है कि समाज, संस्कृति, भूगोल और इतिहास, इन सब के सम्मिश्रण से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और जब एक राष्ट्र संविधान के साथ जुड़ जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? राज्य। और राज्य की निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गवर्नेंस। और गवर्नेंस जो निर्णय लेगा वो किसके आधार पर लेगा? संविधान के आधार पर। और संविधान के आधार पर निर्णय लेने वाली राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? पॉलिटी में। और जो निर्णय की प्रक्रिया भारत के संविधान के आधार पर होगी, तो उसका जो अंतिम परिणाम होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, उसे क्या कहेंगे हम? सामाजिक न्याय। और जब इस भारत की निर्णय प्रक्रिया को जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य देश प्रभावित करने लग जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा? ग्लोबल
गवर्नेंस, इसी को कहां पढ़ते हैं हम? IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में। सेकंड पेपर अपने इस शीर्षक के साथ हमें किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में संसाधनों का प्रयोग किस दिशा में की जानी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके बारे में वो चर्चा करता है। लेकिन जैसे ही हम कहां पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर कहता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक सिस्टम तो आपने डेवलप कर लिया है, लेकिन डिसीजन आपको रिसोर्सेस के बेसिस पर लेना पड़ेगा। और ये रिसोर्स क्या है? ये रिसोर्स है तकनीकी रिसोर्स और दूसरा है आपका आर्थिक रिसोर्स। तो हमने क्या देखा? आर्थिक और तकनीकी संसाधनों के प्रयोग से 90 के दशक तक आते आते हमने क्या देखा है कि कल्याणकारी राज्य असफल हो गया, और हमने इसी बीच एक संकल्पना को स्वीकार किया, और उस संकल्पना का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज के मूल्य में भी परिवर्तन होता जा रहा है। और 90 के दशक के बाद जिस आर्थिक संकल्पना को लेकर हम चले, उसका सकारात्मक परिणाम क्या रहा? ग्रोथ या डेवलपमेंट? ग्रोथ। और हम ग्रोथ से आगे बढ़कर हमें किस तरफ जाना है? डेवलपमेंट की तरफ। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि और इस ग्रोथ के कारण जो नकारात्मक परिणाम निकल कर आया, वह नकारात्मक परिणाम किस रूप में आया कि पर्यावरणीय समस्या बढ़ी, जैव विविधता की समस्या बढ़ी, आपदा की समस्या बढ़ी, और मानवीय मूल्य में भी ह्रास होता चला गया, जो कि आंतरिक असुरक्षा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कल को यदि हमसे पूछता है कि सिविल सेवक के रूप में आपके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, पेपर थर्ड की तरफ हम अगर रुख कर लें तो इससे चुनौतियों का आभास हमें हो जाएगा। और इसके संदर्भ में यदि हम आगे बढ़कर देखें तो हमने देखा कि इन चुनौतियों का समाधान सिर्फ संसाधनों के एकत्रीकरण से, संसाधनों की उपलब्धता से, प्रचुर उपलब्धता से संभव नहीं होगी कि हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, आधुनिकतम तकनीक आ जाए, प्रचुर मात्रा में आर्थिक संसाधन आ जाए। इससे समस्या का समाधान संभव नहीं होगा सिर्फ, बल्कि उन संसाधनों का प्रयोग करने वाला जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व ईमानदार होना चाहिए, व्यक्तित्व सक्षम होना चाहिए। तो इन चुनौतियों का समाधान करने वाला जो व्यक्तित्व है, उसे हमने दो आयाम में बांटा। एक हमने बांटा नागरिक के रूप में, दूसरा हमने बांटा भावी सिविल सेवक के रूप में। आपके संदर्भ में इसका मतलब आपकी खोज इस सिलेबस के द्वारा दो अर्थों में की जाएगी। पहला अर्थ होगा नागरिक के रूप में, दूसरा अर्थ होगा भावी सिविल सेवक के रूप में। इसका मतलब है कि पेपर 4 में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के पूछने का जो आयाम होगा वो दो स्तर से होगा। एक नागरिक के रूप में तलाश की जाएगी, दूसरा भावी सिविल सेवक के रूप में तैयार की जाएगी, और यही पेपर 4 में ढूंढा जाएगा। और यूपीएससी इसी के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछेगी, और यही पर्सपेक्टिव है, यही जो संदर्भ है, यही जो आयाम है कि पेपर 4 में, चतुर्थ पेपर में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सिलेबस की परिचर्चा करते हुए, एक यात्रा करते हुए हम पेपर 4 की गोद में आ गए हैं, और पेपर 4 की गोद में आकर हम अब शरण लेते हैं, और यहीं से इसके लाड प्यार में हम पूरे 1 महीने तक रहेंगे, और इससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे इनके हाथों से, और खुद को नैतिक बनाने का प्रयास करेंगे, खुद को एक भावी अच्छे सिविल सेवक के रूप में स्वयं को इस समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं पाठ्यक्रम परिचर्चा चतुर्थ पत्र प्रश्न पत्र। हेडिंग दीजिएगा पाठ्यक्रम परिचर्चा चतुर्थ प्रश्न पत्र। पाठ्यक्रम फोर्थ पर चतुर्थ प्रश्न पत्र, पाठ्यक्रम परिचर्चा चतुर्थ प्रश्न पत्र पर हम करेंगे। ठीक है, आइए सिलेबस खोलिए अपने सामने। कितना टाइम होगा लगेगा? सैनिटाइजर लेके आते हो और टेबल पे रखा करो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, निकालो उस बार अपना सैनिटाइजर अपने टेबल पे रखो। क्या देखता हूं, वही हाथ से टेबल छू रहे हो, मास्क छू रहे हो, मुंह छू रहे हो, दांत छू रहे हो। कम से कम सजग हो जाओ, बीच बीच में सैनिटाइज किया करो। वहां कई लोग लेके नहीं रखा करो यार, शोभा है, ये शोभा है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर में, आप भी सैनिटाइज किया करिए, क्लास ऑनलाइन भी चल रहा है।
तो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी सैनिटाइज किया करिए। स्वस्थ रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। नहीं कह रहे हैं कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमारा बस एक ही मकसद है बीच बीच में आपको सजग करते रहने का, भैया किसी कारण से, मेरे कारण से और आपके कारण से क्लास नहीं रुके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हम बड़ी मुश्किल से, हम लोगों ने 1 साल का जो बड़ा ही विपदा वाला समय तय किया है, हमें लगता है 2 रुपया कम दो मगर काम करने दो यार, घर में बिठाओ मत। आप लोगों ने भी इस बात को समझा होगा और ये जाना होगा कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, व्यक्ति के लिए जरूरी है। हमने महसूस किया था कि अपने घर के सामने काम करने वाले जो मजदूर हैं, हमने कभी उनको महत्व नहीं दिया था, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी उस मजदूर को। लेकिन जब पूरा का पूरा लॉकडाउन में पूरा का पूरा हर गली हर सड़क वीरान हो गया और जब बालकोनी पर बैठने लगे तो कुछ खाली खाली सा लगा, और जब ढूंढने लगे तो लगा ये नजरें किसको ढूंढ रही है, यहां तो कोई अपना नहीं था। लेकिन मालूम चला सड़क पर गुजरने वाला भी क्या था, वो कहीं न कहीं किसी दृष्टिकोण से अपना ही था। उसकी ऊर्जा हमें बतलाती थी कि हम तुम सब इसी धरती पर निवास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन ने हमें बात को सिखाया। वो मजदूर जो कि काम करते थे, कभी तंबाकू लपेट रहे होते थे, कभी हा ही कर रहे थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ दे रहे थे। हमें इस बात का एहसास हुआ, लेकिन हमें इस एहसास को भूलना नहीं चाहिए। इस कोरोना ने हमें सबसे बड़ी जो एथिक्स दी, वो एथिक्स क्या दी? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, और यही आयाम किसका है? एथिक्स का है। नैतिकता भी इसी बात से शुरू होती है। एथिक्स भी अगर कभी समाज में शुरू हुआ होगा तो एथिक्स जो शुरू हुआ होगा वो इसी आयाम के साथ शुरू हुआ होगा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसीलिए तो नैतिक नियम और मानदंड का सृजन करने लग गए हम, तो मानदंडों का सृजन करने लग गए। तो इस एथिक्स की यात्रा को हम शुरू करें और इसको समझें। तो प्रथम सूत्र आपको याद रखना है अपने संज्ञान में, एथिक्स एक ही नियम पर काम करता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस भाव को, इस सूत्र को अपने मस्तिष्क में अगर रचा बसा लेंगे तो विश्वास मानिए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे पेपर 4 में। तो प्रथम सूत्र मैं आपको देता हूं और इस सूत्र को देते हुए मैं परिचर्चा प्रारंभ करता हूं। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने 4th पेपर की सिलेबस को देखिए और मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब भी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप सबको भी मैं एक बात कहूंगा कि जो आपको ऑनलाइन मतलब यहां से कर रहे हैं, ये कैमरे में लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग चौंका मत करिए, वो लोग देख रहे हैं तो उनको भी ये फील हो कि मास्टर जी हमको देख रहे हैं। तो जो भी लोग हैं तो अपने सिलेबस को खोल लीजिए और सिलेबस को खोल करके आप सब क्या करिए कि आप हमें ये बताइए कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और 4th पेपर के पाठ्यक्रम की परिचर्चा तो हम सब ने आज कर ली, लेकिन ये बताइए कि चारों पेपर में अंतर क्या है। यूपीएससी ने सिलेबस लिखा है, लिखने में जो पुराने विद्यार्थी हैं चुपचाप बैठे रहेंगे। मैंने क्या कहा है, पेपर 4 आज से 5 साल पहले भी 90% वही था और आज से 10 साल बाद भी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 90% वही रहेगा। 10% करंट के कारण चेंज होता है। मेरा मकसद इन सारे सवालों को पिछली क्लास में भी पूछने का था कि हम आपको उस वक्त सिखा सकें पेपर 4 के तकनीकी आयाम को, और आज भी अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, इन सब से पूछ रहे हैं, तो मेरा मकसद है कि ये सब भी उस तकनीकी पहलू को सीख सकें। इसलिए आप बीच बीच में उठ करके बाबा बनने के चक्कर में या उनको दिखाने के लिए कि देखो हम बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, तुम भागना मत मेरी जिंदगी से, तो उसके लिए उठ करके उत्तर मत देने लग जाइएगा, बचा के रखिएगा बातों को। तो इसका मतलब है कि आप बताइए जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और 4th पेपर, इन चारों पेपर को लिखने में यूपीएससी ने तकनीकी विभेद किया है। चौथा पेपर कैसे अलग है? अगर मेरे शब्दों को आप सही तरीके से समझ रहे होंगे तो बहुत आसानी से, बड़ी जल्दी से आप चीजों को समझ जाएंगे। क्या विभेद किया है, कुछ बता सकते हैं? घर वाले तो आप नहीं ही सुन सकते हैं, हम क्या करें? आप लोग बताएं कुछ। हाँ, क्या है सिलेबस में अलग? मैं इसलिए पूछता हूं, थोड़ा सा इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं।
यही सब जो होता है ना, अलग दिमाग रखने वाला व्यक्ति होता है। हाँ जी मैडम। है? और आप में से किसी को लग रहा है कुछ? सुना हुआ लग रहा है ना? बैठी बस लग रहा है, ठीक है। इधर से बताएं, और किसी के अंदर कुछ अलग क्या लग रहा है? कि सबसे स्मार्ट लड़के और स्मार्ट लड़की की पहचान तो आप कर लेते हैं, लेवल्स की पहचान नहीं कर पाते हैं आप। के कहेंगे आ जाओ, आओ आओ बताओ, आ जाओ, आओ, कौन 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 बताना चाहते हैं? आ जाओ, जब तक मैं इनसे बात कर रहा हूँ आके बताओ, आपको भी मौका देता हूँ। आप खड़े हुए थे ना, आओ अब आओ, आप तो आप भी आ जाओ मैडम, आ जाओ। जिसको बताना हो तब तक मैं आ जाया करो, मौका मिलना चाहिए ना अक्सर, कि आप उनकी पहचान तो कर लेते हैं। हाँ बताइए। हाँ नहीं मैडम, सॉरी, नेक्स्ट। चलिए चलिए बैठते जाइए। हाँ वही वही मैं हम सुन रहे, कान ठीक है मेरा। नहीं नहीं पकड़ पाए सबको। पंछी का ना पैर हाथ दिख रहा है, आंख नहीं दिख रहा है। तो हाँ मैडम, अब पुराना स्टूडेंट तो नहीं है, करिए। वेरी गुड, बैठिए। सही बताया इन्होंने, सबसे बड़ी बात जो बताया, देखिए मैं यही कह रहा था मैं कह रहा था कि हम तलाश लेते हैं अपनी कक्षा में कौन सुंदर है कौन सुंदर। और मैं एक बात कहेंगे कि लड़कों के बारे में क्यों, लड़कियों के बारे में क्यों कहे कि लड़कियां भी तलाश लेती हैं? तो तलाशती हैं क्योंकि आप हॉस्टल में जाकर खूब हंगामा करते हैं। अब तो इलाहाबाद की लड़कियां इतनी विकसित हो गई हैं कि खुलेआम सुट्टा मारती सड़क पर। मैं तो कहता हूँ धन्य माते धन्य, आपके इस रूप को देखना ही बचाता। माँ है, सब माता है, सब माता है। माता का रूप विविध विविध है। माँ तो त्रिगुणात्मक है, सतगुण रजगुण तमगुण। तो अब तक तो यही दिखता था कि माताएं सतोगुणी है, लेकिन माता का तमगुण भी दिखता है। मार सुट्टा फूंक नहीं। मैंने कहा ठीक, मैंने तो कहा बस अब एक ही दिन देखना बाकी है कि बस उस वाले जगह पर भी क्या पता सप्लाई भी होता। तो कहते हैं सर पीती हैं। मैं ठीक है, नारी अधिकार, वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मैं ये समझाना चाह रहा था वो यहीं आ रहे हैं, नहीं वो यहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि नहीं आ रहे, नहीं आए, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। वो बड़े बड़े प्रिय शिष्य हैं और मुझे बड़े प्यार करते हैं। पूछ रहा था, मैं आपके अंदर एक पारखी नजर विकसित करना चाहता हूं। इन तक आप मेरा हाथ पकड़कर चलेंगे, क्योंकि आपको अकेले भी कई चीजें खोजनी पड़ेगी। जब आप जीएस देखिए, आप जीएस फर्स्ट पेपर को देखिए तो समझिएगा। खोलिए जीएस फर्स्ट पेपर को देखिए। पहले फर्स्ट पेपर को देखिए, उसने एक हेडिंग लिखी है और कंटेंट शुरू कर दिया है। सेकंड पेपर को देखिए, हेडिंग लिखा है, कंटेंट शुरू कर दिया है। थर्ड पेपर को देखिए, हेडिंग लिखा है, कंटेंट शुरू कर दिया है। लेकिन फोर्थ पेपर को देखिए, उसने हेडिंग लिखा है, कंटेंट शुरू नहीं किया है। उसने 3 लाइन की एक टिप्पणी दी है, 3 लाइन का एक कमेंट दिया है 3 लाइन का कमेंट दिया है ना, 3 लाइन का कमेंट। उस 3 लाइन के कमेंट को करिएगा। वो 3 लाइन का कमेंट पेपर 4 के बेस को, आधार को परिभाषित करता है। हमारे पेपर 4 के उस मांग को हमारे समक्ष रखता है कि हमें किस दिशा में आगे अग्रसर होना चाहिए। आइए अब आप छोड़िए उसको, सिलेबस को, हमारे स्लाइड पे फोकस करिए। ये देखिए, हमारे पेपर 4 की जो हेडिंग है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। राइट, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसे हिंदी में बोलते हैं नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। यदि आप अपने सिलेबस के उस 3 लाइन को देखे होंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट आता है। कहता है,
इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो कहता है सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों में सत्यनिष्ठा की, फिर कहता है ईमानदारी की, फिर कहता है ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी, ये कुछ टूट रहा है स्लाइड, अभिवृत्ति तथा उनके तथा समाज के आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दे तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनका परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन के लिए केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। इसको कहने का मतलब यह है, ये पेपर ये कह रहा है कि हम इस प्रश्न पत्र से ऐसे प्रश्न चुनेंगे जिससे आपके सार्वजनिक जीवन का परीक्षण होगा। दिखाई पड़ रहा है, कुछ स्लाइड थोड़ा सा आ रहा होगा फेड, तो समझ लीजिएगा। सार्वजनिक जीवन का परीक्षण करेंगे, फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है मैं बताऊंगा। फिर कहता है उम्मीदवारों से हम पूछेंगे, कैंडिडेट, भाई कैंडिडेट कौन है, नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, नहीं पता है, अभी बात करेंगे आप सबसे। उसके बाद कहता है हम सत्यनिष्ठा की परख करेंगे, तो सवाल उठता है सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। फिर कहता है ईमानदारी, हम ईमानदारी का भी परीक्षण करेंगे। फिर कहता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड का परीक्षण करेंगे। फिर कहता है दृष्टिकोण, अप्रोच का परीक्षण करेंगे। फिर कहता है मनोवृत्ति। एक बात गौर कर रहे हैं, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं और ये सारे शब्द मिलकर के क्या करते हैं, अगर इस 3 लाइन के कमेंट को फोकस करते हुए यदि हम सब इसको समझने की कोशिश करें तो इस 3 लाइन के कमेंट में जितने भी तकनीकी प्रकृति के शब्दों का समावेश किया गया है, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इसे फोकस पॉइंट नाम देते हैं सिलेबस का, और ये कहते हैं कि 3 लाइन का कमेंट दरअसल सिलेबस का फोकस पॉइंट है। इस फोकस पॉइंट को संज्ञान में रखते हुए हम ऐसे बांट सकते हैं, इसमें कुछ शब्द हैं उम्मीदवार, सार्वजनिक जीवन, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति। लेकिन हमने कहा था एक बात आपसे कि हिंदी के शब्दों के साथ साथ इंग्लिश के शब्दों को भी समझना आवश्यक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे इंग्लिश में लिखा है। कहता है कैंडिडेट एटीट्यूड, बोलता है, बोलेंगे कैंडिडेट एटीट्यूड। दूसरा कहता है अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। हम क्वेश्चन जो तुम्हें देंगे उससे हम ये चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है कि नहीं है, जरा गौर करिएगा। कहता है हम चेक करेंगे, सावधान हो जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, सिलेबस कह रहा है। फिर कहता है हम इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का परीक्षण करेंगे। नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे, ग्रीन टी है क्या, वो ले आइए, हाँ ग्रीन टी ले आइए, ये छोड़ दीजिए, कुछ मत लाइए, जाइए। उसके बाद कहता है प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। फिर कहता है हम प्रोबिटी चेक करेंगे। देखिए ना, हिंदी में लिखा हुआ था सत्यनिष्ठा, हिंदी में लिखा था ईमानदारी, और इंग्लिश में क्या लिख रहा है, प्रोबिटी। भाई ये तो बड़ा गफलत वाली बात है। अब